नमस्कार। मैं डॉक्टर माया दुबे। आज आरणी साहित्य समूह पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज लघु कथा पाठ के लिए मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ। माँ सरस्वती को नमन। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर मीनू पांडे का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जो आरणी साहित्य समूह पर निरंतर नई नई गतिविधियाँ कर रही हैं और सभी को जोड़े हुए हैं। हर विधाओं से साहित्य के वह जोड़े हुए हैं और इस तरह से आरणी साहित्य समूह बहुत ही सुंदर प्रतिदिन कुछ न कुछ नया नया कर रहा है। जैसा कि लघु कथा का यह तात्पर्य नहीं है कि छोटी कथा, आकार में छोटी होने पर वह लघु कथा हो गई है, बल्कि कहानी से उसका बिल्कुल प्रारूप अलग है। लघु कथा जो है वह इस कथन विधा में, कहानी विधा में सबसे ही सटीक और बहुत ही संक्षिप्त और मार्मिक विधा है। डॉक्टर मीनू पांडे जी का नमस्कार, अनीता तिवारी जी और मीनू पांडे जी सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लघु कथा पाठ करेंगे। लघु कथा पाठ से पहले हम थोड़ा सा यह जानेंगे कि लघु कथा है क्या। डॉक्टर शकुंतला किरण, जिन्होंने लघु कथा पर कार्य किया है, कहती हैं कि किसी अनुभूति की सूल की चुभन है लघु कथा। और त्रिलोक सिंह ठकुरिया के शब्दों में लघु कथा गद्य साहित्य की वह लघु आकारीय विधा है जो अपने कथ्य एवं कथोपकथन द्वारा क्षण, घटना, परिस्थिति अथवा विचार को प्रभावपूर्ण ढंग से पाठक के समक्ष प्रस्तुत करती है। तो कहानी और लघु कथा यह कोई नई विधा नहीं है। यह आदिम काल से बहुत ही पुरानी विधा के रूप में हमारे सामने आ रही है। लघु कथा में जो है कथानक इतना सटीक और इतना संक्षिप्त होकर भी सीधे सटीक पाठक के मन को प्रभावित करता है। तो लघु कथा बहुत ही समर्थ और अच्छी विधा है। कहते हैं संवेदना के शिखर को छूते मर्म की कथा ही लघु कथा है। लघु कथा हमारे जीवन की विसंगतियों से आत्म साक्षात्कार कराने की कथा है। लघु कथा हमारे जीवन में जो है क्षणिक जो है एक उद्बोधन, एक क्षणिक सोचने के लिए मजबूर करता है। क्षणिक आभास से अमिट प्रभाव की सृष्टि लघु कथा की अनन्य विशेषता है। लघु कथा किसी चमत्कार को न कहकर हमारे मस्तिष्क के तंतुओं को झंकृत कर देता है, चेतना को जगा देता है। ऐसी संक्षिप्त कथा ही लघु कथा कहलाती है। तो आज हम लघु कथा का कुछ अपनी चुनी हुई लघु कथाओं का आपके समक्ष पाठ करेंगे, प्रस्तुति करेंगे। देखिए आपको कैसी लगती है। और सभी का इस पटल पर बहुत ही हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज लघु कथा में हम एक लघु कथा है, हम शुरुआत करते हैं। कजरी, जिसका शीर्षक है कजरी। 16 साल की सोडसी बाला, चंचल हिरनी सी आंखें, काली बड़ी बड़ी आंखों की वजह से माँ ने उसका नाम कजरी रखा था। जब वह 6 वर्ष की थी तब से अपनी माँ के साथ काम पर आती थी। इधर उधर फुदकती, बर्तन धोती, झाड़ू पोछा करती, वह खेलती रहती। कभी कभी पेंसिल, पेन, कॉपी दे देते तो लिखती रहती। माँ उसे पढ़ते देखकर गदगद हो जाती। कहती, भाई साहब मैं इसे खूब पढ़ाऊंगी जिससे मेरी तरह जूठन न धोए। आज मेरे मर्द ने छोड़ दिया है, घर घर बर्तन धोकर पेट पाल रही हूँ। मैं कजरी को ऐसा नहीं करने दूंगी। 10वीं में आ गई,
मैं मेहनत मजदूरी कर उसे खूब पढ़ाऊंगी। पिछले 1 हफ्ते से कजरी की माँ काम पर नहीं आई। वह पिछले 10 सालों से काम कर रही थी। नागा जल्दी नहीं करती थी। मुझे भी चिंता हुई। दूसरे दिन वह आई और मुंह लटकाए न जाने कब से बीमार, आते ही धम्म से बैठ गई। मैंने पूछा क्या हुआ, तो आंसू झरझर बहने लगे और बोली, अरे भाई साहब क्या बताऊं, कजरी धोखा दे गई, कहीं भाग गई। इतना दुख तो मुझे अपने पति द्वारा त्यागने पर भी नहीं हुआ था। धन्यवाद। यह थी छोटी सी लघु कथा कजरी। और नमस्कार संतोष पांडे जी, महेश जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दूसरी एक छोटी सी लघु कथा है भूख। मेरा ध्यान पीछे गया तो रखे हुए कचरे के ढेर पर एक बच्चे को कुछ बीनते हुए देखा। वैसे तो बगल में नगर निगम का बड़ा सा कूड़ादान रखा हुआ है, पर भारत के महान नागरिक कचरा कूड़ेदान में डालने की जगह कोई इधर उधर ही डालना अपने शान समझते हैं। वो हमेशा नियम को तोड़ने में ही अपने को महारत हासिल है उन्हें। तो कह रहे हैं कि पड़ोसी गुप्ता जी के घर में शादी थी। लड़की की शादी में उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए और गिलास पत्तल आदि जो था उसमें 2,000 रुपये खर्च न करके उसको वहीं पर फेंकवा दिया। उसी में बच्चा बचे हुए खाने को इकट्ठा कर रहा था। 4 कुत्ते भी आ गए, पत्तल खींचने लगी। तभी एक दूसरा थोड़ा बड़ा लड़का आता है और उस लड़के के बटोरे हुए खाने को वह उठा लेता है। वह जोर जोर से रोने लगता है। कुत्ता भी सहम जाता है। जब हमने नजदीक जाकर देखा, बुलाया, तो वह लड़का फूट फूट कर रोता है, न जाने कब से भूखा हुआ है। जब हमने उसको बुलाया, एक पैकेट बिस्किट दिया और पूछने पर हमने पूछा स्कूल नहीं जाते हो? बोला नहीं। तभी पीछे से आवाज आ रही थी, भारत देश महान, और 26 जनवरी का दिन था। तेजी से नेताजी भाषण दे रहे थे और वह लड़का, उसे पता ही नहीं कि मैं किस देश का वासी हूँ। आज 26 जनवरी है कि 15 अगस्त है, यह देखकर वह चुपचाप अपना बिस्किट खाते हुए चला गया। धन्यवाद। कहते हैं कि लघु कथाएं जो हैं वह एक प्रश्न छोड़ती हैं, पाठक के मन तक इस तरह से उन्हें मजबूर करती हैं सोचने के लिए। ऐसी ही एक छोटी सी लघु कथा है भूत का प्रतिशोध। करें चारों तरफ घुप अंधेरा, मन को हिला देने वाला सन्नाटे की आहटे, दिन के चहल पहल कर्मकांड की गवाही देता पोखरा का तट। जगह जगह माला फूल पन्नी परई पड़ी हुई। बनारस का यह पिशाच मोचन का जो पोखरा है वह अपने आप में बड़ा ही अद्भुत और भयावना सा है। लोग कहते हैं कि जो लोग गया नहीं जा पाते वह इसी पोखरे में न जाने कहाँ कहाँ से अतृप्त आत्माओं की तृप्ति के लिए आते हैं। वहीं सन्नाटे में रुदन की ध्वनि सुनाई देती है। उस सन्नाटे को चीरती हुई वह रुदन न जाने कितनी लोगों को हिला देता है। और ऐसे में वहां पर जो अन्य प्रेतात्माएं थीं उनकी संवेदनाएं जाग गईं और उस प्रेतात्मा को शांति देते हुए कहती है, सांत्वना देती है, कहती है मत रो मत रो, ये दुनिया रोने के लिए नहीं है। हम समर्थ हैं, हम बदनाम हैं, हम अच्छाई के मोहताज नहीं हैं। हमें बदला लेना है, उन एक एक से बदला लेना है जिन्होंने हमारी सांसें अवरुद्ध की हैं। हम उनकी सांसें रोक देंगे, जिंदा न सही भूत बनकर ही। धन्यवाद। इसी तरह से जिंदगी में कथानकें हमारे इर्द गिर्द न जाने कहाँ कहाँ से आती हैं और छोटी छोटी बातें
लघु कथा की यही विशेषता है कि वह छोटी छोटी बातों को ही पकड़ती है। एक छोटी सी लघु कथा है बेरोजगारी। अरे शिवम, अंधेरा हो गया, अभी तक लाइट नहीं जलाए, कैसे पड़े हो? उठो, देखो शाम के 7 बज गए। माँ ने जोर जोर से शिवम को आवाज लगाई। कोई आवाज न आने पर ऊपर जीने से चढ़कर शिवम के कमरे में झांका तो देखा औंधे मुंह पलंग पर जूता पहने ही सो गया था। माँ ने धीरे से हिलाया और जगाया। शिवम हताश सा एक टक देख रहा था। माँ समझ गई, आज पटवारी का रिजल्ट आ गया, इसे फिर सफलता नहीं मिली। माँ ने कलेजा कड़ा कर कहा, बेटा कोई बात नहीं, ईश्वर तुझे कोई बड़ी नौकरी देगा, तभी तो छोटी नौकरी में नहीं हुआ। शिवम ने कुछ नहीं कहा, उठा, बोला माँ से और कहा, मैं टाइपिंग के काम फिर से करूँगा। वह भी तो रोजगार है, मैं बेरोजगार नहीं हूँ मम्मी, मेरे पास भी रोजगार है। टाइपिंग का रोजगार छोटा नहीं होता है। धन्यवाद। ये रंजना शर्मा जी, अंजू जी, हंसा जी, सभी का सादर अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत आप लोगों की बधाई है। देखिए, एक छोटी सी लघु कथा और है, शहीद की माँ। आज एक संस्था में बहुत चहल पहल है। शहीदों पर एक कार्यक्रम मनाया जा रहा, जिनके घर में जो है उन्हें बुलाकर सम्मानित किया जा रहा। शहीदों के लिस्ट में कारगिल में शहीद हुए एक सैनिक का भी नाम है। उनके घर में उनकी बूढ़ी माता जी आई हुई हैं। चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई हैं। शहर के गण्यमान्य नागरिक उपस्थित हैं। अनाउंसर देशभक्ति के गीतों के साथ साथ सभी के बारे में बता रहा है। किसी की पत्नी, पिता, बहन सभी उपस्थित हैं। तभी शहीद के माँ को बुलाया गया। उन्हें 2 लोग पकड़कर मंच पर लाए, शील्ड प्रदान किया गया, फिर नीचे बैठा दिया गया। कार्यक्रम खत्म हो गया। जाने की अफरा तफरी मची थी। बूढ़ी माँ एक कोने में शील्ड लिए हुए खड़ी थी, निसहाय आंखों से देख रही थी कि जिस प्रकार से उसे उत्साहपूर्वक आयोजक लोग ले आए थे, उसे किसी तरह से घर छोड़ दें। धन्यवाद। तो इस तरह आप देखा कि लघु कथाएं जो हैं वह जीवन में विभिन्न क्षेत्रों से लेखक के मन में उपजती हैं और पाठक को पढ़ते ही सोचने पर मजबूर करती हैं। उनको यह महसूस कराती हैं कि आखिर ये किस तरह से हो रहा है। तो एक तरह से जिस तरह से पहले पत्रिकाओं में फिलिंग द ब्लैंक्स होते थे, उनको भरने के लिए लघु कथाएं लिखी जाती थीं, लेकिन आज लघु कथाएं एक विधा के रूप में प्रतिष्ठित है। इस पर खूब रिसर्च वर्क हो रहे हैं। लघु कथा को लोग बड़े ही सम्मान के साथ एक विधा के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। लघु कथा का जो भविष्य है वह अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। एक छोटी सी लघु कथा सुनिए। भीड़। भीड़ आदमी की आदत में शुमार होता जा रहा। भीड़ न हो तो आदमी उदास हो जाता है। भीड़ में भी अकेले ही चलता है, पर लगता है सब तो चल रहे हैं। दादाजी की भी आजकल यही आदत हो गई है। शाम होते ही भीड़ भरी सड़क पर निकल जाते हैं, मानो यह भीड़ उन्हें एकाकी जीवन से मुक्ति दिलाता है। जब से दादी का स्वर्गवास हुआ है, यही क्रम निरंतर चल रहा। सुबह सैर को निकलते हैं तो उसी पार्क में जाते हैं जहां भीड़ हो। लौटते समय बड़ी सब्जी मंडी जाते हैं जहां भीड़ भाड़ हो और मनपसंद सब्जियां छांट कर लाएं। शाम होने का बेसब्री से इंतजार करते हैं, मानो अंदर के अकेलेपन को भीड़ में शामिल कर खोने की तैयारी कर रहे हों। रात को सोते समय इच्छा न हो तब भी टीवी चलाकर सोते हैं। पूछने पर कहते हैं कि लगता है कोई बातचीत कर रहा है। अजीब मनस्थिति में जी रहे हैं दादाजी। लगता है भीड़ उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। अब देखिए, भीड़ मनुष्य की कैसे आदत हो गई। इस लॉकडाउन में
हम सब बैठे हैं, सभी कुछ है आज के समय, लेकिन फिर भी कैसे मनुष्य भीड़ का आदी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे भीड़ भाड़ ही पसंद है। एक ऐसे ही मनस्थिति को लिए हुए एक मेरी छोटी सी लघु कथा है, रिटायरमेंट। ललित बाबू शाम को 5 बजे रोज घर से निकल जाते हैं। 7 बजे तक घूम फिर कर हाथ में ब्रेड तथा दूध का पैकेट लेकर घर आते हैं। आते ही बहू नीना को आवाज लगाते हैं, जरा ब्रेड सेक दो तथा एक कप चाय बना दो। आज भी रोज की तरह घूमकर आने के बाद बहू को आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। घर में अंधेरा दिख रहा है। उठकर लाइट जला देते हैं। भूख लगने लगी थी। किसी तरह उठकर रसोई में जाते हैं तो 2-3 डब्बे टटोलते हैं। कुछ मिठाई नमकीन दिखता है तो एक प्लेट में ले आते हैं। तभी बहू कहीं से किटी पार्टी करके घर में प्रवेश करती है और बाबूजी के हाथ में प्लेट देखकर तिलमिला जाती है और बोल उठती है, आपको जरा भी सब्र नहीं है, ये नाश्ता मेहमान आने वाले हैं उनके लिए था, तब तक आप भूख से मरे जा रहे हैं। ललित बाबू स्तब्ध रह गए। हाथ में पकड़ा हुआ प्लेट उनकी हाथ में हिलने लगा। आज उन्हें अपनी पत्नी की याद आने लगी जो सामने फ्रेम में टंगी थी। घर में घुसते ही सीधे नाश्ते की महक भर जाती थी। तब बहू भी दौड़ दौड़ कर पूछती थी। आज ललित बाबू को पहली बार लगा कि रिटायरमेंट के बाद कैसा हालात बदल जाते हैं। धन्यवाद। ये तो एक छोटी सी कथा थी और इसी तरह ये लघु कथाएं, इनका जो प्लाट है, इनकी जो कथा वस्तु है, हमारे इर्द गिर्द हमारे समाज से ही आती हैं। कहीं बाहर से हम इनको नहीं लाते। भोलानाथ जी नमस्कार। संध्या पांडे जी आपका नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटी सी लघु कथा है, पुताई वाली। लंबी काया, सांवला रंग, चटक लाल रंग की साड़ी पहने वह कल जब पुताई का काम मांगने आई तो थोड़ा आश्चर्य हुआ। लगा कि ये क्या पुताई करेगी, भला महिलाएं इस काम में ठीक से कर पाएंगी। मैं कुछ बोलती उससे पहले वह समझ गई और बोली, मेम साहब, पहली बार मुझे देखकर सभी लोग ऐसे ही चौंकते हैं। बताइए, आज महिलाएं क्या नहीं कर रही। ट्रेन, प्लेन, बस सभी तो चला रही हैं। बस कोई भी काम मन से करना चाहिए, चाहे वो पुताई का काम हो, चाहे वो धुलाई का काम हो, सभी कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर मैंने भी सोचा, चलो एक बार काम करवा लेते हैं, दिवाली आने वाली है। वैसे भी पुताई के लिए इस समय मजदूर नहीं मिल रहे हैं। दूसरे दिन से काम पर आने लगी। सचमुच उसका काम एक सधे हुए कलाकार की तरह सफाई का था। जितना पेंट गिरता तुरंत साफ कर देती। बात बात में उसने बताया कि मेरे पिता हमेशा कहते थे कि यह लड़कों का काम है, मुझे काम पर नहीं ले जाते थे। तभी मैंने प्रण किया था कि मैं पुताई का ही काम करूंगी। आज बहुत से लोग जो मुझे फोन कर बुलाते हैं, मैं एकटक उस ऊर्जावान पुताई वाली को देख रही थी। धन्यवाद। एक छोटी सी लघु कथा और सुनिए। शीर्षक है, कबीरा खड़ा बाजार में। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपनो, चले हमारे साथ। रेडियो में बज रहा है, काशीनाथ सुर में सुर मिला रहे हैं। अरे क्या बात कहा कबीरा ने। जिसके पास सर्वस्व निछावर करने की हिम्मत हो वही समाज में आगे आ सकता है। तभी पंडित जनार्दन घर में प्रवेश करते हैं और कटाक्ष करते हुए कहते हैं, कहो काशीनाथ, कुछ काम धाम भी करोगे कि कबीर का ही गुणगान करोगे। काशीनाथ ने कहा, देखो भाई, काम अपनी जगह, आदमी संसार में आया है तो जीवन निर्वहन के लिए कुछ तो करेगा। यह तो मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है।
न कबीर जैसे संत एक सदी में बिरले आते हैं। तो सभी अपनी सुप्त आत्मा को झकझोर दे। उनकी बातें हल्की फुल्की नहीं है, बहुत बड़ा दर्शन है। पंडित जनार्दन झल्ला उठे। मुझे इसमें कोई दर्शन नहीं दिखना। अपने से अपना घर फूंकना कौन सा दर्शन है? काशीनाथ, लग रहा है कि उम्र का असर तुम्हारे ऊपर तेजी से हो रहा है। धन्यवाद। मीना जी, मीरा जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत ही तरह की भावभूमि होती है लघु कथाओं में, जैसा कि आजकल हम रोज़ देखते हैं और जो हमें रोज़ पेपर पढ़ते समय समाज में बहुत ही ज़्यादा व्यथित करता है। उसी पर आधारित एक लघु कथा है चीख। रात का सन्नाटा चीरती एक चीख हवा में फैल गई। लगता है आज फिर हैवानियत इंसान पर भारी पड़ गया। आजकल आए दिन छोटी बच्चियों के प्रति शारीरिक अपराध बढ़ते जा रहे हैं। सुबह हुआ नहीं कि पेपर में 2-4 समाचार बच्चियों पर किए अत्याचार के अवश्य होंगे। मन में एक वितृष्णा का भाव जग उठता है। आखिर इंसान को होता क्या जा रहा? मीडिया पर बहस चल रही है, अपराधों के पीछे क्या कारण है। कुछ लोग पहनावे को कोस रहे हैं, लेकिन बच्चियां बेचारी कौन सा फैशन करती हैं। सुबह होते ही पेपर में छप गया, 8 साल की बच्ची के रात में किसी ने दुराचार के बाद मारकर लाश पेड़ पर टांग दिया। फिर वही प्रक्रिया, पोस्टमार्टम, कुछ संस्थाओं द्वारा हो हल्ला, पीड़ित परिवार को सांत्वना स्वरूप कुछ मदद। लेकिन उस कर्णभेदी चीख को कैसे रोका जाए? दूर दूर तक कोई उपाय नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार कुमुद दुबे जी, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए और हमारे लघु कथा पाठ को आपने सुना। चूँकि यह मेरा लघु कथा पर पहला ही पाठ है। और कैसी लगी हमारी लघु कथाएं? क्योंकि लेखक तो लिख देता है और पाठक के बिना समीक्षा के कुछ नहीं होता। एक लघु कथा हम आपको और सुनाते हैं जिसका शीर्षक है अम्मा। अरे बिटिया, तुम आ गई, रुको कहकर अम्मा लोटा का पानी लेकर दौड़ती हैं। रुको, और सर के ऊपर से फेर कर सड़क पर गिरा देती हैं। अब आ जाओ। यह क्रम उनका न जाने कब से चलता आ रहा। जब भी मैं ससुराल से आती, अम्मा यही करती। मैं घर के अंदर आई, पहली बार बाबूजी के न होने से घर सूना लग रहा था, नहीं तो पैकेट में कुछ लेकर अब तक आ जाते। चारों तरफ नजरें दौड़ाई, विपन्नता दिखने लगी थी। पलंग पर पुराना सा चादर पड़ा था, 4 कुर्सियां, कुछ सामान, एक तरफ एक बक्सा रखा था। अम्मा समझ गईं। भीखे हुए आंखों की कोर को पोंछकर बोली, बिटिया थकी हो, हाथ मुंह धो लो, मैं चाय बनाती हूँ। मैंने कहा, भाभी कहाँ है? वो बना देगी। नहीं तो मैं खुद बना लूँगी। कुछ नहीं बोली, चुपचाप चाय चढ़ाने के लिए चली गई। साथ में कुछ बिस्कुट और नमकीन भी लेकर आईं। ऊपर से कुछ लोगों के हंसने बोलने की आवाज़ आई। जब हमने ऊपर जाकर देखा तो भाभी की किटी पार्टी चल रही थी और जैसे आई तो सकपका कर बोली, अरे दीदी आप कब आ गईं? और कैसे बेटे? रात में खाने के बाद अम्मा ने सब बताया कि कैसे बेटे बहू ने अलग कर दिया, अब वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रहे हैं, जिसके पास मकान बेचकर सोसाइटी में घर ले सके। मैंने एक दृढ़ प्रतिज्ञा ले लिया। रात को ही फ्लाइट से 2 टिकट बुक कराया। अब बोला, नहीं अम्मा, अब तुम मेरे साथ चलो। धन्यवाद। आज लाइट नहीं है, किसी तरह से लाइट अपने हैं इसमें। इसी तरह एक छोटी सी लघु कथा और है जिसका शीर्षक है मेरे गांव की नदी। आज 18 साल बाद मुझे पैतृक गांव जाने का मौका मिला। सर्वेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर
एक मन्नत अनु के बचपन में की थी कि जब वह बहुत बीमार था, कुछ भी सूझ नहीं रहा था, तब अचानक मन के किसी कोने में दादी की छवि उभरी। जब भी घर में कोई संकट आता था तो वह देवी के नाम पर एक मन्नत मानती थी और एक कुछ पैसे रख देती थी। उसी से जब ठीक होने पर जाकर वहाँ मंदिर में हलवा पूरी बनाकर चढ़ाती थी। लेकिन मुझे हमेशा हमेशा दादी की इस पर हंसी आती थी। तो गाड़ी से 18 वर्ष पूर्व की कल्पना में खोई। जैसे ही मैं अपने गांव पहुंची, अरे ये क्या, ये गांव तो शहर बन गया। जगह जगह बिजली के खंभे, पक्के मकान, खेत गायब और नए नए मकान बने हुए हैं। मैं ढूंढ रही थी उस गांव में बहती हुई अपनी नदी को। इस शहरीकरण में मेरे गांव की नदी न जाने कहाँ गुम हो गई थी। धन्यवाद। ये तो गांव की आजकल जो दशा है कि किस तरह से गांव बदल रहा है, शहरीकरण का प्रभाव पड़ रहा है। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुधा जी। आजकल हम जानते हैं शादी ब्याह में जन्म कुंडली जरूर मिलाई जाती है। तो जन्म कुंडलियां मिलाने पर भी आजकल शादियां बचती नहीं हैं। एक छोटी सी लघु कथा हमारी है, जन्म कुंडली। बबीता की शादी में बहुत अड़चने आ रही थी। दादाजी को जन्म कुंडली पर बहुत विश्वास है। कितने अच्छे रिश्ते तो जन्म कुंडली में गुण न मिलने के कारण निकल गए। कहीं नाड़ी दोष तो कहीं मंगल की समस्या। ऐसा लगता था कि बबीता कुंवारी ही रह जाएगी। कोई बर उसके जोड़ का बना ही नहीं था। एक दिन कानपुर वाले मामा जी आए। उन्होंने बताया कि मेरे पड़ोस में एक परिवार है, उनका बेटा अमित ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करता है, अच्छा कमाता है, आजकल वो आया हुआ है। उसके माता पिता को अपने देश में शादी करनी है। आप कहिए तो मैं चर्चा करूं। सब लोग बहुत खुश हो गए। एक हफ्ते में बातचीत के बाद कुंडली मिलाई गई। 32 में से 30 गुण मिल गए। दादाजी भी बहुत प्रसन्न हो गए। क्या भाग्य है। आनंद फानंद में शादी हो गई। लड़की विदा हो गई। पहले तो फोन आता था, धीरे धीरे वह भी बंद हो गया। 6 महीने बीत गए। एक दिन बड़े ही बदहाल अवस्था में वह घर आई। बाद में पता चला, उसने किससे बताए कि किस तरह उससे नौकरानी की तरह काम कराया जाता था। उसका पासपोर्ट छुपा दिया गया था और किसी तरह वह जान बचा के आई। यह सुनकर दादाजी ने कहा कि क्या काश मैं कुंडली पर विश्वास नहीं करता। कितनी तो जन्म कुंडली मिलाई थी। धन्यवाद। तो ये हुआ कुछ छोटी छोटी लघु कथाएं जो कि बहुआयामी हैं। तो लघु कथा का दायरा बहुत विस्तृत है, इसका आयाम विस्तृत है। जीवन के किसी मोड़ से कहीं से भी हम एक कथा उठा सकते हैं। बिल्कुल अंजू श्रीवास्तव जी हैं, कह रही हैं आपका लहजा कानपुर की तरफ का है। कानपुर नहीं, बनारस का है। हाँ वही है, उत्तर भारत का है। बहुत दिनों बाद भी भाषा अपना प्रभाव नहीं छोड़ती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऋतु प्रिया जी भी हैं। तो जो ये लघु कथाएं हैं, यह जीवन के विभिन्न दृष्टिकोणों से हमको पढ़ने में भी आसान होती हैं। इनका कलेवर भी छोटा होता है और आज जिस गति से, जिस तरह से लघु कथाओं का विस्तार हो रहा है, निसंदेह इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। और आप लोग मेरी जो कुछ लघु कथाओं का जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, आपको कैसी लगी, कृपया आप इस पर बताइएगा, जिससे आगे हम, यह मेरा लघु कथा पर पहला पाठ है। अब हम काव्य और आलोचना विधा में अधिक लिखते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हम पुनः इस पर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। शुभ संध्या।